अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल उर्दू सेंटर वॉइस। तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए उर्दू सेंटर वॉइस को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। तो आइए सुनते हैं आज की वीडियो में एक बदरू के इंतकाम की पुरअसरार दास्तान। बादल अपने ख़तरनाक तेवर लिए बरसने के लिए तैयार थे। बिजली ज़ोर व शोर के साथ गरज रही थी, लेकिन वो इन सब से बेखबर अपने कमरे में सो रही थी। तभी फ़ोन की घंटी बजी। उसने आहिस्ता से आंखें खोलीं। उसे अपनी मीठी नींद में फ़ोन की घंटी की आवाज़ का खलल नागवार गुजरा। वो बेजारी से उठी और कमरे से बाहर आई। पूरी हवेली अंधेरे में डूबी हुई थी। उसके माँ बाप किसी काम से दूसरे शहर गए थे, जिसकी वजह से वो घर अकेली थी। वो सीढ़ियाँ उतरते हुए नीचे आई। फ़ोन मुसलसल बज रहा था। उसने जल्दी से फ़ोन उठाया। हेलो, उसकी आवाज़ पूरी हवेली में गूंजी। आगे से कोई जवाब मौसूल ना हुआ। उसने फ़ोन रखा और जाने के लिए मुड़ी। अभी उसने 2 कदम ही आगे बढ़ाए होंगे कि फिर से फ़ोन बजने लगा। वो चलती हुई फ़ोन के पास आई और फ़ोन उठाया। हेलो, कौन है? इतनी जल्दी भूल गई मुझे? दूसरी तरफ से ड्रौनी सी आवाज़ में जवाब आया। वो इस आवाज़ को हज़ारों में पहचान सकती थी। अब तुम क्या चाहती हो मुझसे? मेरा पूरा खानदान तो छीन लिया, अब और क्या चाहिए तुम्हें? तुम्हारे माँ बाप, दूसरी तरफ से कहा गया। अगर बचा सकती हो तो बचा लो। आज की रात उनकी आखिरी रात है। इससे पहले कि वो कुछ बोलती, दूसरी तरफ से लाइन कट गई। उसने जल्दी से कार बाहर निकाली और सड़क पर दौड़ाने लगी। जंगल के बीच से होती हुई ये सड़क बाहर की तरफ जाती थी और उसकी हवेली भी जंगल के बीचों बीच बनी हुई थी। अब मैं उन्हें कहाँ ढूंढूं? वो परेशानी से बोली। उसने शहर से बाहर जाने के लिए शॉर्टकट रास्ता लिया। वो रास्ता बहुत ख़तरनाक था। सड़क ज़्यादा चौड़ी नहीं थी। उस सड़क के एक तरफ खाई थी जिसमें चारों तरफ दरख्त ही दरख्त थे। वो फुल स्पीड में कार चला रही थी। उसका मोबाइल बजने लगा। वो उसकी माँ का नंबर था। उसने जल्दी से फ़ोन उठाया। हेलो अम्मी, आप ठीक हैं? वो परेशानी से बोली। क्या यह आपकी मॉम का नंबर है? दूसरी तरफ से अनजानी आवाज़ उसके कानों में आई। जी, ये मेरी मॉम का नंबर है, लेकिन आप कौन हैं? आप जल्दी से हाईवे रोड पर आ जाइए। आपके मॉम डैड का एक्सीडेंट हो गया है, वो इस दुनिया में नहीं रहे। दूसरी तरफ से कहा गया और फ़ोन बंद हो गया। उसका दिमाग तो जैसे बंद हो गया। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि उसके माँ बाप इस दुनिया में नहीं रहे। आखिर उसने अपना काम पूरा कर ही दिया। वो आहिस्ता से बोली और रोने लगी। अचानक उसे महसूस हुआ कोई उसके साथ बैठा है। उसने साथ वाली सीट पर देखा। उसके माँ बाप की कातिल अपना डरावना चेहरा लिए वहाँ बैठी थी। कार उसके काबू से बाहर होने लगी और फिर उसकी कार खाई में गिरती चली गई। अनुषे, जल्दी करो, हम लेट हो रहे हैं। नेहा कार में बैठी अनुषे का वेट करते हुए बोली। अनुषे जल्दी से बाहर आई। नेहा, इतना चीख क्यों रही हो तुम? अनुषे कार में बैठते हुए बोली। अनुषे, हमेशा तुम्हारी वजह से लेट होती हूं मैं। नेहा ने गुस्से से अनुषे की तरफ देखकर कहा और कार आगे बढ़ा दी। 20 मिनट बाद वो दोनों होटल पहुंच गईं, जहां उनकी दोस्त उनका इंतजार कर रही थी। हमेशा की तरह आज फिर तुम दोनों लेट, फरियाल उन दोनों को घूरते हुए बोली। फरियाल, इन दोनों को जितना मर्जी कह लो, आना तो इन्होंने लेट ही है। खैर छोड़ो ये बातें। हम कॉलेज से फ्री हो चुकी हैं, इसलिए हम कहीं घूमने चलें। आयरा ने सबकी तरफ देखकर कहा। आयरा ठीक कह रही है, काफ़ी दिन हो गए घूमे नहीं, हानिया ने कहा। तो फिर डन हुआ, हम कल जा रहे हैं। रूबी ने अपना फैसला सुनाया। हम परसों चलें, कल मेरी दादी की बरसी है। तुम लोग भी आ जाना यार। अनुषे ने उन लोगों को मशवरा दिया। अच्छा ठीक है दोस्तों, मैं तो घर जा रही हूँ, बाय, आयरा ने उठते हुए कहा और वहाँ से चली गई। बाकी सब भी घर चली गईं। अगले दिन अनुषे की दादी की बरसी थी। अनुषे की दादी डॉक्टर थी। उन्हें गुजरे हुए 1 साल हो चुका था। उसके माँ बाप भी इस दुनिया में नहीं थे। उसकी दादी का कहना था कि 2 साल पहले उसका एक्सीडेंट हुआ था। इस एक्सीडेंट में उसके दिमाग पर चोट लगी थी, इसलिए वो अपना माजी भूल गई है। उसे सिर्फ अपना नाम याद है। उसे अपने माँ बाप भी नहीं याद। वो जब भी अपने माँ बाप की तस्वीर मांगती, उसकी दादी कुछ न कुछ कहकर टाल देती। अनुषे को उनका ये रवैया बहुत अजीब लगता।
फिर एक दिन उसकी दादी भी उसे छोड़कर चली गई। बरसी के अगले दिन वो सब दोस्तें घूमने के लिए निकल गईं। गाड़ी हानिया चला रही थी, बाकी सब बातों में मसरूफ थी। हानिया, तुम हमें जंगल वाले रास्ते से क्यों लेकर जा रही हो? नेहा ने कार से बाहर देखते हुए कहा। मैंने ही इसे कहा था कि जंगल वाला रास्ता लो। कितना सुकून है यहाँ ना कोई शोर और ना कोई आलूदगी। आयरा ने नेहा की तरफ देखकर कहा। वो लोग आधा जंगल पार कर चुके थे। अचानक एक जोर का धमाका हुआ और गाड़ी रुक गई। हानिया कार से बाहर निकली, बाकी सब भी बाहर आ गईं। अरे ये गाड़ी क्यों रुक गई और ये धमाका कैसा था? नेहा ने कहा। कार का टायर फट गया है और धमाका इसी का था, हानिया ने नेहा को जवाब दिया। अब हम क्या करें? चारों तरफ जंगल ही जंगल है, किसी से मदद भी नहीं ले सकते और ऊपर मौसम भी खराब हो रहा है। फरियाल आसमान पर बदलते हुए मौसम को देखकर परेशानी से बोली। अरे वो देखो, वो हवेली है, हम वहां पर जाते हैं, क्या पता वहां से हमें कोई मदद मिल जाए। रूबी ने हवेली की तरफ देखकर खुश होते हुए कहा। फिर वो सब हवेली की तरफ जाने लगी। 10 मिनट बाद वो सब हवेली के सामने खड़ी थी। वो हवेली बहुत बड़ी थी। किसी ज़माने में वो बहुत खूबसूरत रही होगी, लेकिन अब वो खंडर में तब्दील हो चुकी थी। बहुत डर लग रहा है, हम वापस चलते हैं यार, आयरा ने खौफजदा लहजे में कहा। अब हम यहाँ तक आ ही गए हैं तो अंदर भी जाएंगे, हानिया ने हवेली को देखते हुए कहा। अनुषा दरवाज़ा नॉक करने के लिए आगे बढ़ी। उसने जैसे ही दरवाजे के करीब अपना हाथ किया, दरवाज़ा खुद ब खुद खुलता चला गया। पूरी हवेली अंधेरे में डूबी हुई थी। कोई है यहाँ पर? नेहा ने ऊंची आवाज़ में कहा। उसने 2-3 बार आवाज़ लगाई, लेकिन कोई जवाब ना आया। लगता है यहाँ पर कोई नहीं है यार, हमें वापस चलना चाहिए, रूबी ने मायूसी से कहा। 1 मिनट, चुप करो, किसी के चलने की आवाज़ आ रही है, आयरा ने सामने देखकर कहा। वो सब भी उधर देखने लगी। सामने कोई लालटेन उठाई उनकी तरफ चला आ रहा था। वो वजूद उनके पास आकर रुक गया। वो छोटे से कद का बूढ़ा आदमी था। उसके चेहरे पर बेशुमार झुर्रियां थीं, सर भी गंजा था। वो लालटेन उठाए किसी भूत से कम नहीं लग रहा था। कौन हो तुम लोग? यहाँ पर क्यों आई हो? उस बूढ़े ने पूछा। वो अंकल, हमारी गाड़ी का टायर फट गया है, मौसम भी बहुत ख़राब है, इसलिए हमें आपकी मदद की ज़रूरत है, रूबी ने उस बूढ़े से कहा। मेरे ख्याल से आप लोगों को आज रात यहीं रुक जाना चाहिए। वैसे भी बाहर बारिश बहुत तेज़ है, इतनी बारिश में बाहर निकलना नामुमकिन है, उस बूढ़े ने बाहर देखते हुए कहा। उन सब ने भी बाहर देखा तो वाकई अब बहुत तेज़ बारिश शुरू हो चुकी थी। वो सब वहीं रुक गई। जंगल में होने की वजह से इस हवेली में बिजली नहीं थी, इसलिए उस बूढ़े ने पूरी हवेली में शमा जला दी। वो बूढ़ा उन्हें ड्राइंग रूम में ले आया। आप सब यहाँ पर बैठें, मैं आप लोगों के लिए खाने का इंतज़ाम करता हूँ। ये कहकर वो बूढ़ा वहाँ से चला गया। थोड़ी देर बाद वो बूढ़ा ट्रॉली धकेलता हुआ आया। उन सब ने मिलकर खाना खाया। खाना खाने के बाद उस बूढ़े ने उन सबको उनके कमरे दिखाए और वहाँ से चला गया। वो सब वहीं ड्राइंग रूम में बैठकर बातें करने लगी। वैसे ये हवेली कितनी डरावनी है ना, और वो बूढ़ा भी कैसे यहाँ अकेला रहता होगा, वो भी शहर से दूर जंगल के बीच। आयरा ने खिड़की से बाहर तेज होती बारिश को देखकर कहा। अब हर कोई तुम्हारी तरह डरपोक तो नहीं होता ना, नेहा ने आयरा का मजाक उड़ाते हुए कहा। अरे मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैंने ये हवेली पहले देखी हो, जैसे मैं यहाँ पर पहले भी आई हूँ, हालांकि मैं तो तुम लोगों के साथ फर्स्ट टाइम यहाँ पर आई हूँ ना, अनुषा ने आतिशदान में जलती आग पर नजर जमाते हुए कहा। देखी होगी कहीं ख्वाब में तुमने, हानिया ने हंसते हुए कहा। अच्छा दोस्तों, मुझे तो बहुत नींद आ रही है, मैं जा रही हूँ सोने, गुड नाइट, अनुषा ने उन सब की तरफ देखकर कहा और ऊपर अपने कमरे में आ गई। दिन भर की थकन की वजह से उसकी जल्दी आंख लग गई। अभी उसे थोड़ी ही देर गुजरी होगी कि उसके कानों में अजीब सी आवाज़ें आईं, जैसे कोई चेयर पे झूल रहा हो। उसने उठकर चारों तरफ देखा तो उसे वो आवाज़ें उस दरवाजे के पीछे से आती हुई महसूस हुई जो उसके कमरे में बना हुआ था। उसने उठकर वो दरवाज़ा खोला। वो एक छोटी सी लाइब्रेरी थी जिसमें बेशुमार किताबें पड़ी हुई थीं। करीब ही चेयर पर कोई वजूद बैठा चेयर झूल रहा था। बाहर अभी भी तेज मूसलाधार बारिश हो रही थी। जब बिजली कड़कती तो खिड़की से उसकी रोशनी अंदर तक आती, जिसकी वजह से वो उस वजूद को आसानी से देख सकती थी। वो चलती हुई उसके पास आई। वो कोई लड़की थी। उसकी पीठ अनुषा की तरफ थी। कौन हो तुम?
अनुषे ने डरते डरते पूछा। उस लड़की ने झूला झूलना बंद कर दिया। तुम्हारी किस्मत तुम्हें एक बार फिर यहाँ खींच लाई है अनुषे। उस लड़की के मुंह से एक साथ कई आवाजें निकली। तुम मेरा नाम कैसे जानती हो? मैं सिर्फ तुम्हारा नाम ही नहीं बल्कि तुम्हारे बारे में सब कुछ जानती हूँ। उस लड़की ने पीछे मुड़कर अनुषे की तरफ देखते हुए कहा। उसकी आंखों की स्याह पुतलियां गायब थीं, बाकी चेहरा बालों में छुपा हुआ था। उसने अनुषे को पकड़ने के लिए अपने लंबे लंबे नाखूनों वाला हाथ उसकी तरफ बढ़ाया। अनुषे चीखते हुए कमरे से बाहर आई। वो चुड़ैल पांव और हाथों के बल चलती हुई अनुषे के पीछे आने लगी। अनुषे ड्राइंग रूम की तरफ भागी जहां उसकी दोस्तें बैठी हुई थीं। अनुषे क्या हुआ? तुम इस तरह क्यों भाग रही हो? रूबी ने घबराई हुई आवाज में पूछा। वो बाहर लड़की, वो बहुत डरावनी है। उसने मुझे पकड़ने के लिए अपना लंबे नाखूनों वाला हाथ मेरी तरफ बढ़ाया, लेकिन मैं वहां से भाग आई और वो मेरे पीछे आई मुझे पकड़ने के लिए। वो हाथों और पैरों के बल चल रही थी। क्या हो गया अनुषे तुम्हें? कौन सी लड़की? हमारे अलावा यहाँ पर कोई नहीं है। हानिया ने कहा। तुम सब मेरा यकीन क्यों नहीं करती? मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। अच्छा तुम यहाँ बैठो, मैं देखती हूँ। हानिया ने अनुषे को सोफे पर बिठाया और खुद बाहर चली गई। देखा अनुषे, मैंने कहा था ना यहाँ पर कोई नहीं है। मैं तुम्हारा कमरा भी चेक करके आई हूँ, मुझे तो कोई लड़की नहीं मिली। हानिया ने ड्राइंग रूम में दाखिल होते हुए कहा। ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने खुद देखा था उसे। अब मैं मजीद यहाँ पर नहीं रुक सकती, हम लोग अभी यहाँ से चल रहे हैं। अनुषे तुम पागल हो गई हो? इतनी बारिश में हम कहाँ जाएंगे? ठीक कह रही है अनुषे, हम यहाँ से चलते हैं। मुझे तो ये हवेली बहुत अजीब लग रही है। आयरा ने नेहा से कहा। अच्छा ठीक है, मैं उस बूढ़े आदमी को बताकर आती हूँ कि हम यहाँ से जा रही हैं। ये कहते हुए फरियाल ड्राइंग रूम से बाहर गई। उस बूढ़े आदमी को ढूंढने लगी, लेकिन वो बूढ़ा आदमी उसे कहीं नहीं मिला। वो हॉल से होती हुई ड्राइंग रूम की तरफ बढ़ी, तभी उसकी नज़र एक खुले दरवाजे पर पड़ी जिससे हल्की हल्की रोशनी बाहर आ रही थी। फरियाल उस खुले दरवाजे के पास गई और अंदर देखने लगी। वो तहखाना था। वो बूढ़े आदमी को ढूंढने की गर्ज से तहखाने की सीढ़ियां नीचे उतरने लगी। अंदर पुराना और फालतू सामान बिखरा पड़ा था और एक शमा जल रही थी, जिसकी आग कभी हल्की होती तो कभी तेज हो जाती। फरियाल को वो बूढ़ा आदमी यहाँ पर भी नहीं मिला। वो मायूसी से ऊपर जाने लगी। अभी वो 2-3 सीढ़ियां ही चढ़ी होगी जब उसे किसी के रोने की आवाज़ आई। फरियाल वापस नीचे उतरकर आवाज़ की सिमत चलने लगी। एक बड़ी सी अलमारी के पीछे एक लड़की घुटनों में सर दिए रो रही थी। लंबे बाल उसकी पुश्त पर फैले हुए थे। मेरी मदद करो, मुझे यहाँ से निकालो। उस लड़की ने सर उठाकर फरियाल की तरफ देखकर रोते हुए कहा। उसे अपनी सांसें जैसे सीने में अटकती महसूस हुई। उस लड़की का चेहरा जला हुआ था। आंखों की स्याह पुतलियां गायब थीं और आंखों से आंसुओं की जगह खून टपक टपक कर उसकी सफ़ेद लंबी फ्रॉक पर गिर रहा था। फरियाल खौफ के मारे आहिस्ता आहिस्ता पीछे हटने लगी। मैंने कहा मेरी मदद करो, मुझे यहाँ से निकालो। अब के बार उस चुड़ैल ने अपनी ड्राउनी आवाज़ में फरियाल से गुस्से से कहा और आहिस्ता आहिस्ता ऊपर हवा में उड़ने लगी। किसी को नहीं छोड़ूंगी, सबको ख़त्म कर दूंगी। ये कहकर वो चुड़ैल यकदम फरियाल की तरफ झपटी। फरियाल जल्दी से नीचे को झुक गई और वो चुड़ैल पीछे दीवार पर छिपकली की तरह चिमट गई। फरियाल जल्दी से तहखाने से बाहर आई और भागते हुए ड्राइंग रूम में आई। दोस्तों, अनुषे ठीक कह रही है, हमें यहाँ से चलना चाहिए। इस हवेली में कुछ भी नॉर्मल नहीं है। देखो फरियाल, अनुषे ने जो भी देखा है वो उसका वहम है और तुम इसकी बातों में आ गई हो। नेहा ने फरियाल को समझाते हुए कहा। ठीक है, अनुषे ने जो कुछ देखा होगा वो उसका वहम हो सकता है, लेकिन जो मैं देख कर आई हूँ वो वहम नहीं था। नेहा, हम इसीलिए अभी यहाँ से चल रहे हैं। अरे फरियाल, तुम समझ क्यों नहीं रही हो? इतनी बारिश में हम कहाँ जाएंगे? कहीं भी चले जाएंगे, पर यहाँ पर नहीं रुकेंगे नेहा। ये कहकर फरियाल अनुषे और आयरा को लेकर ड्राइंग रूम से निकली और मेन गेट की तरफ बढ़ी। वो तीनों भला उन्हें अकेले कैसे जाने देती, इसीलिए वो भी उनके पीछे चली गई। मेन गेट बंद था। रूबी ने आगे बढ़कर दरवाज़ा खोला, लेकिन दरवाज़ा ना खुला। सबने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाज़ा हनूज बंद रहा। अब हम क्या करें? दरवाज़ा तो बंद है, खुल भी नहीं रहा। वो चुड़ैल हम सबको मार देगी, कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। फरियाल ज़मीन पर बैठते हुए बोली।
فریال تم ایسی باتیں کیوں کر رہی ہو؟ ہم سب جلد ہی یہاں سے نکل جائیں گے نا؟ ہانیہ نے فریال کو تسلی دی۔ وہ سب واپس ڈرائنگ روم میں آ گئیں۔ کافی دیر وہیں بیٹھے رہنے کے بعد وہ کمرے میں سونے کے لیے چلی گئیں، سوائے انوشے اور ہانیہ کے۔ انوشے واپس کمرے میں جانے کے لیے تیار نہیں تھی، اس لیے ہانیہ انوشے کے ساتھ وہیں پر رک گئی۔ انوشے صوفے پر بیٹھی سو رہی تھی جب اسے کسی کی چیخ کی آواز سنائی دی۔ اس نے آنکھیں کھولیں اور سامنے صوفے پر دیکھا جہاں ہانیہ بیٹھی تھی، لیکن ہانیہ وہاں پر نہیں تھی۔ اسے ایک بار پھر چیخ کی آواز سنائی دی۔ بلا شبہ یہ چیخ کی آواز ہانیہ کی تھی اور یہ آواز باہر سے آئی تھی۔ انوشے باہر کی جانب بھاگی۔ باہر مین گیٹ کھلا ہوا تھا اور بارش زور زور کے ساتھ برس رہی تھی۔ اس کا دل چاہا کہ وہ ان سب کو بھی بلائے، لیکن وہ اپنے اس ارادے کو ترک کرتے ہوئے خود ہی اکیلے باہر چلی گئی۔ چاروں طرف درخت ہی درخت تھے۔ وہ ہانیہ کو ڈھونڈتے ہوئے حویلی سے کافی دور آ گئی۔ بارش سے بچنے کے لیے وہ ایک درخت کے نیچے کھڑی تھی جب اس کی نظر اس لڑکی پر پڑی جو زمین پر بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کی پیٹھ انوشے کی طرف تھی۔ ہانیہ، کیا یہ تم ہو؟ اس نے ہانیہ کو آواز دی۔ تبھی بجلی زور سے گرجی جس کی روشنی پورے جنگل کو روشن کر گئی۔ اس لڑکی نے اپنا پورا چہرہ پیچھے کو موڑ کر انوشے کی طرف دیکھا اور کھڑی ہو گئی۔ سامنے ہانیہ کی لاش پڑی تھی، اس کی گردن کٹی ہوئی تھی۔ اس چڑیل نے ہانیہ کا دل ہاتھ میں پکڑا ہوا تھا جسے وہ کھا رہی تھی۔ اس کے منہ پر اور کپڑوں پر خون لگا ہوا تھا۔ انوشے آنکھیں پھاڑے اپنے دوست کی لاش کو دیکھ رہی تھی۔ شاید اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ مر چکی ہے۔ انوشے نے اس چڑیل کی طرف دیکھا لیکن وہ وہاں سے اب غائب تھی۔ تبھی اسے محسوس ہوا کوئی اس کے پیچھے کھڑا ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ پیچھے مڑ کر دیکھتی، پیچھے کھڑی اس چڑیل نے اسے دھکا دیا اور وہ منہ کے بل نیچے گری۔ وہ چڑیل کہکہے لگاتی ہوئی اس پر جھپٹی۔ انوشے ایک سائڈ پر ہو گئی اور حویلی کی طرف بھاگی۔ حویلی میں داخل ہوتے ہی اس نے حویلی کا دروازہ بند کیا اور وہیں بیٹھ کر رونے لگی۔ ماضی پر پڑے پردے آہستہ آہستہ ہٹنے لگے۔ 3 سال پہلے بھیانک رات کا منظر اس کی آنکھوں کے سامنے گھوم گیا۔ انوشے، کیا ہوا تمہیں؟ تم کیوں رو رہی ہو؟ اور ہانیہ کدھر ہے؟ اور یہ چیخ کی آواز کس کی تھی؟ آئرا نے انوشے سے کہا، جو شاید چیخ کی آواز سن کر اٹھائی تھی۔ انوشے نے کوئی جواب نہ دیا اور اٹھ کر ڈرائنگ روم کی طرف بڑھی اور صوفے پر بیٹھ گئی۔ انوشے، کیا ہوا ہے؟ آخر تم رو کیوں رہی ہو؟ اور ہانیہ کدھر ہے؟ آئرا نے ایک بار پھر انوشے سے پوچھا۔ اس کی باقی 2 دوستیں بھی وہاں پر آ گئیں۔ ہانیہ بھی اس دنیا میں نہیں رہی، اسے اس چڑیل نے مار دیا۔ سن رہی ہو تم لوگ؟ وہ مر چکی ہے۔ انوشے نے زور سے چیخ کر کہا، وہ میری وجہ سے مری ہے، صرف اور صرف میری وجہ سے۔ انوشے، تمہیں پتا بھی ہے تم کیا بولے جا رہی ہو؟ میں نے خود اپنی آنکھوں سے اس کی لاش دیکھی ہے۔ کتنی بے رحمی سے مارا گیا ہے اسے۔ میں ہی اس سب کی وجہ ہوں۔ انوشے، پلیز چپ ہو جاؤ، اور یہ سب کچھ تمہاری وجہ سے نہیں ہو رہا۔ یہاں پر آنے کا آئیڈیا ہم سب کا تھا۔ فریال نے انوشے کو چپ کرواتے ہوئے کہا، تم لوگوں کو یاد ہے جب میں نے کہا تھا کہ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے یہ حویلی میں نے پہلے کہیں دیکھی ہے؟ ہاں یاد ہے، لیکن اس بات کا ان سب سے کیا تعلق ہے؟ تعلق ہے، بہت گہرا تعلق ہے۔ اسی تعلق کی وجہ سے آج ایک بار پھر میں یہاں ہوں۔ انوشے، ہماری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا، آخر تم کہنا کیا چاہتی ہو؟ میں تم لوگوں کو سب کچھ بتاتی ہوں، پھر تم لوگ سمجھ جاؤ گی۔ انوشے صوفے پر ٹیک لگاتے ہوئے بولی۔ وہ سب بھی سننے کے لیے انوشے کی طرف متوجہ ہوئیں۔ یہ آج سے کئی سال پہلے کی بات ہے۔ بیدار بخت میرے دادا کا نام تھا۔ وہ بہت اچھے اور نیک انسان تھے۔ ان کے پاس اتنی زیادہ دولت تھی کہ اگر ان کی 7 پشتیں بھی گھر بیٹھ کر کھاتی تو بھی ختم نہ ہو۔ اتنی دولت ہونے کے باوجود انہوں نے کبھی بھی اپنی دولت پر غرور نہیں کیا۔ وہ جتنے اچھے اور نیک انسان تھے، میری دادی جہاں آرا ان کے برعکس اتنی ہی مغرور، نک چڑی اور نوکروں کو حقیر ماننے والی تھی۔ وہ نوکروں سے جانوروں کی طرح سلوک کرتی تھیں۔ ان کے پاس ایک جولیا نامی کرسچن لڑکی کام کرتی تھی۔ اس کی ماں شیطان کی پجارن تھی۔ وہ اپنی ماں سے علیحدہ رہتی تھی۔ اسے اس راستے سے سخت نفرت تھی جو راستہ اس کی ماں نے اختیار کر رکھا تھا۔ ایک دن جولیا جہاں آرا کے کمرے کی صفائی کرنے گئی، غلطی سے اس سے گلدان ٹوٹ گیا جو بہت قیمتی تھا اور جہاں آرا کو بھی بہت پسند تھا۔ جب یہ بات جہاں آرا کو پتہ چلی، اسے بہت غصہ آیا۔ اس نے جولیا کو سزا دینے کا فیصلہ کیا۔
उसे 1 हफ्ता कमरे में बंद रखा। ना उसे खाना दिया जाता, ना ही पानी। 1 हफ्ते बाद उसे कमरे से निकाला और हवेली की पिछली तरफ ले आई, जहां सब नौकर और नौकरानियां खड़े थे, जहां आरा ने नौकरों को हुक्म दिया कि वो जूलिया को जला दें। ये सुनकर जूलिया के हाथ पांव कांपने लगे। वो जहां आरा के सामने बहुत रोई, गिड़गिड़ाई, उससे माफ़ी मांगी, लेकिन जहां आरा ने उसकी एक ना सुनी और उसे नौकरों से कहकर जिंदा जला डाला। इतनी छोटी सी गलती की उसे इतनी बड़ी सज़ा मिलेगी, जूलिया ने कभी सोचा न था। वेदास बख्त दूसरे शहर गया हुआ था। उसे सब की खबर नहीं थी। अगर वहाँ पर होता तो ये सब ना होने देता और जूलिया भी जिंदा होती। जूलिया की माँ को जब अपनी बेटी की मौत की खबर हुई तो उसने जहां आरा से बदला लेने का फैसला किया। उसने 7 दिन का एक चिल्ला काटा और जूलिया की रूह को वापस बुलाया ताकि वो उससे बदला ले सके। जूलिया जितनी अच्छी और रहमदिल थी, मरने के बाद वो उतनी ही बुरी और बेरहम हो गई। वो एक बदरू बन चुकी थी, क्योंकि उसे एक छोटी सी गलती के पीछे बहुत ही भयानक और बेदर्दी के साथ मौत के नींद सुलाया गया था। उसने हवेली के लोगों को एक एक करके मारना शुरू कर दिया। जहां आरा की हालत बहुत ख़राब थी, उसे हर जगह जूलिया की रूह नज़र आती थी, जो अपना भयानक चेहरा लिए उसे मारने की धमकी देती। वेदास बख्त बहुत परेशान था। उसने अमलियात के ज़रिए जूलिया को रोकने की कोशिश की, लेकिन जूलिया बहुत ताकतवर थी। फिर एक दिन जहां आरा की लाश मिली, जूलिया ने उसे मार दिया था। वेदास बख्त को डर लगा कि जूलिया उसके बेटे सिकंदर को ना मार दे। इससे पहले कि वो अपने बेटे के लिए कुछ करता, जूलिया ने उसे भी ख़त्म कर दिया। लेकिन मरने से पहले उसने ख़त लिखा जिसमें उसने अपने बेटे से वादा लिया कि वो जूलिया की रूह को आज़ाद ना फिरने दे, उसे कैद कर दे, क्योंकि उसे ख़त्म करना नामुमकिन था। सिकंदर ने उसे इसी हवेली के एक बंद कमरे में कैद कर दिया, लेकिन आधी रात को वहाँ से रोने की आवाज़ें आती, जिससे हवेली के सारे नौकर हवेली छोड़कर चले गए। सिकंदर भी परेशान था, इसलिए उसने शहर से दूर जंगल के बीच एक हवेली बनवाई और अपने बीवी बच्चों के साथ वहाँ पर आ गया। शहर में उसका एक दोस्त था, बाबर। वो अमलियात का माहिर था। सिकंदर को उसका ख़त मौसूल हुआ, जिसमें उसने लिखा था कि मुझे जूलिया की रूह को ख़त्म करने का तरीका मिल चुका है। मैं तुम्हें खंजर दूंगा, तुम्हें कुछ मंत्र पढ़कर उसकी कश्तियाँ उजागर करनी है। मंत्रों वाली किताब मैं तुम्हें भेज रहा हूँ, खंजर में खुद लेकर आऊँगा। सिकंदर ने मंत्रों वाली किताब लाइब्रेरी में रख दी। 2 दिन बाद बाबर खंजर लेकर सिकंदर के घर आया, लेकिन सिकंदर घर पर नहीं था। हवेली पर ताला पड़ा हुआ था। वो हवेली के बाहर खड़ा हुआ था। जब वो जाने के लिए मुड़ा तो उसने अपने सामने जूलिया की माँ को खड़ा पाया। जूलिया की माँ को पता चल चुका था कि जूलिया की रूह कैद में है और उसे मारने का तरीका भी मिल चुका है, इसीलिए उसने उसी खंजर के साथ बाबर को मारकर उसे इसी हवेली के पिछली तरफ खंजर समेत दफना दिया और जूलिया की रूह को आज़ाद कर दिया। जूलिया की रूह आज़ाद होते ही सिकंदर के घर कहर बनकर बरसी। उसने सिकंदर के बड़े 2 बच्चों को मार दिया। अब उसकी सिर्फ एक ही बेटी बची थी और वो थी अनूशे। सिकंदर को डर था कि जूलिया अनूशे को भी ना मार दे, इसलिए उसने अनूशे को शहर के हॉस्टल में भेज दिया। अब अनूशे बड़ी हो चुकी थी। वो अपने बहन भाई के बारे में जानना चाहती थी कि वो कहाँ है और इसे हॉस्टल क्यों भेजा। ये सवाल उसे बहुत परेशान करते। वो अपने इन्हीं सवालों के जवाब लेने हवेली आ गई। सिकंदर ने उसे वापस जाने के लिए कहा, लेकिन अनूशे वापस जाने के लिए तैयार नहीं थी। इसीलिए सिकंदर ने अनूशे को सब कुछ बता दिया। वो वहाँ पर 1 हफ्ता रहना चाहती थी, लेकिन सिकंदर ने उसे सिर्फ 3 दिन रहने की इजाज़त दी। उस रात जूलिया अनूशे के कमरे में आई और उसे उसके माँ बाप को मार देने की धमकी दी। अगले दिन उसके माँ बाप को किसी काम से दूसरे शहर जाना था। सिकंदर अनूशे को अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहता था, लेकिन मजबूरन उसे जाना पड़ा। उसी रात जूलिया ने उसे कहा कि वो उसके माँ बाप को मार देगी। अनूशे ने कार निकाली और शहर जाने के लिए शॉर्टकट रास्ता लिया। तभी उसे फ़ोन आया कि उसके माँ बाप एक्सीडेंट में मर चुके हैं। साथ बैठी जूलिया की डरावनी शक्ल देखकर गाड़ी उसके काबू से बाहर हो गई और वो खाई में गिर गई। नीचे बहुत ज़्यादा दरख्त होने की वजह से उसकी गाड़ी दरख्तों में फंस गई और वो बच गई। आसपास के रिहायशियों ने उसे वहाँ से निकाला और अस्पताल पहुँचाया। अस्पताल की मालिकन एक बूढ़ी औरत थी। वो भी एक डॉक्टर थी। दिमाग पर चोट लगने की वजह से वो सब कुछ भूल चुकी थी। उसे सिर्फ अपना नाम याद था। उस बूढ़ी औरत का इस दुनिया में कोई नहीं था, इसलिए उसने अनूशे से कहा कि वो उसकी दादी है।
अनुशे उसी बूढ़ी औरत के साथ रहने लगी। मतलब ये हवेली तुम्हारी है और उस एक्सीडेंट में तुम्हारी याददाश्त चली गई थी और वो तुम्हारी सगी दादी नहीं थी, और यहाँ पर जूलिया की रूह है जो हम सबको मारना चाहती है। आयरा ने अनुशे से सवाल किया जिसका जवाब उसे हाँ में मिला। अब बस जूलिया की रूह को ख़त्म करना है। अगर उसे ख़त्म ना किया तो वो हानिया की तरह तुम लोगों को भी मार देगी। तुम लोग यहाँ से चली जाओ। अनुशे, हम तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे, हम यहीं तुम्हारे साथ रहेंगी। अरे ये लड़ाई मेरी है, मैं अकेली ही लड़ूंगी। अगर मेरी वजह से तुम लोगों को कुछ हो गया तो मैं खुद को कभी नहीं माफ़ कर पाऊंगी। हानिया को तो मैं पहले ही खो चुकी हूँ, अब तुम लोगों को नहीं खोना चाहती। तुम लोग प्लीज़ यहाँ से चली जाओ। अनुशे, हम तुम्हारी दोस्तें हैं, हम तुम्हें अकेले छोड़कर नहीं जा सकती, और एक अच्छा दोस्त वही होता है जो मुश्किल वक्त में अपने साथी के काम आए। ठीक है फिर, जैसे तुम लोगों की मर्जी। आयरा और फरियाल, तुम दोनों जाकर वो खंजर लाओ जो हवेली की पिछली तरफ ज़मीन में दफन है। नेहा, तुम्हें ऊपर कमरे में जो लाइब्रेरी है वहाँ से वो मंत्रों वाली किताब ढूंढनी है, और रूबी, तुम मेरे साथ दूसरी लाइब्रेरी में किताब ढूंढोगी। अनुशे ने उन सब से कहा। आयरा और फरियाल बाहर चली गईं खंजर लेने के लिए। नेहा भी ऊपर चली गई। रूबी और अनुशे अभी लाइब्रेरी में आकर किताब ढूंढने लगी। अनुशे, वो किताब यहाँ कहीं नहीं है, रूबी ने किताबें मेज़ पर रखते हुए कहा, जो वो अभी अलमारी से निकाल कर ले आई थी। रूबी, ध्यान से देखो, वो किताब यहीं कहीं होगी, अनुशे ने किताबें चेक करते हुए कहा। किताबें ढूंढते हुए उसकी नज़र एक किताब पर पड़ी। उसने वो किताब उठाई, वो वही मंत्रों वाली किताब थी। रूबी, मुझे वो किताब मिल गई है, अनुशे ने खुश होते हुए कहा। उसने सामने दरवाजे की तरफ देखा तो उसके चेहरे पर फैली हुई खुशी फौरन गायब हो गई। दरवाज़ा आहिस्ता आहिस्ता बंद हो रहा था। रूबी, जल्दी भागो यहाँ से, दरवाज़ा बंद हो रहा है, अनुशे ने दरवाजे की तरफ भागते हुए चिल्लाते हुए कहा। अनुशे भागते हुए दरवाजे से बाहर आई। इससे पहले कि रूबी बाहर निकलती, दरवाज़ा बंद हो गया। रूबी, तुम ठीक हो? तुम दरवाज़ा खोलने की कोशिश करो प्लीज़। अनुशे, मैं ठीक हूँ, तुम जाओ यहाँ से। लेकिन मैं तुम्हें यहाँ से अकेला छोड़कर नहीं जाऊँगी। अनुशे, प्लीज़ तुम जाओ यहाँ से, मैं ठीक हूँ। ना चाहते हुए अनुशे वहाँ से आ गई। आयरा और फरियाल खंजर लेकर आ गई थी। नेहा भी आ चुकी थी। रूबी कहाँ है? वो उसी लाइब्रेरी में है। जूलिया को पता चल गया है कि हम उसे ख़त्म करने वाली हैं, इसीलिए उसने हमें वहीं बंद करने की कोशिश की। मैं वहाँ से भाग आई, लेकिन रूबी अंदर रह गई है। ये कहते हुए अनुशे ने फरियाल से खंजर लिया और मंत्रों वाली किताब खोलकर मंत्र पढ़ने लगी। मंत्र के मुकम्मल होते ही खंजर से हल्की सी रोशनी निकली और दोबारा फिर वो वैसा ही हो गया जैसे पहले था। हमें पहले जूलिया की रूह को यहाँ बुलाना होगा, अनुशे ने ज़मीन पर बैठते हुए कहा। वो सब भी ज़मीन पर गोल दायरा बनाकर बैठ गईं और एक दूसरे का हाथ पकड़कर जूलिया की रूह को बुलाने लगी। अचानक कमरे में लगी सारी शमें बुझ गईं। तभी फरियाल की चीख की आवाज़ आई और सारी शमा खुद ब खुद जल गईं। उन सब ने फरियाल की तरफ देखा। उसका एक हाथ नेहा के हाथ में था और दूसरा आयरा के हाथ में। बाकी का जिस्म पीछे दीवार के पास गिरा हुआ था। उसके दोनों बाजू कंधे से अलहदा हो चुके थे। आयरा और नेहा ने जल्दी से उसका हाथ गिराया और खड़ी हो गई। जूलिया की रूह आ गई है, तुम दोनों कमरे से बाहर चली जाओ, अनुशे ने उन दोनों से कहा जो अभी तक फरियाल की लाश को देख रही थी। वो अनुशे को अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहती थी, लेकिन अनुशे ने उन सबको कमरे से बाहर किया। अनुशे को खड़े थोड़ी ही देर गुजरी होगी कि अचानक जूलिया की कहकहों की आवाज़ पूरे कमरे में गूंजने लगी। एक एक करके तुम सबको ख़त्म कर दूंगी, जूलिया ने अनुशे के कान के करीब आकर कहा। अनुशे ने हाथ में पकड़े हुए खंजर से जूलिया पर वार किया, लेकिन जूलिया वहाँ से गायब हो गई। उसने अनुशे को पीछे से धक्का दिया। उसका सर दीवार के साथ लगा और वहाँ से खून बहने लगा। उसने जूलिया की तरफ देखा, लेकिन वहाँ पर कुछ भी नहीं था। उसे नेहा की चीख की आवाज़ सुनाई थी। वो जल्दी से उठी और दरवाजे की तरफ बढ़ी। उसे खोलने के लिए उसने कोशिश की, लेकिन दरवाज़ा बंद था। तभी उसे अपने पीछे किसी के खड़े होने का एहसास हुआ। उसे पता चल गया था कि वो जूलिया ही है। उसने खंजर को मजबूती से पकड़ा और यकदम पीछे मुड़कर खंजर उसके गले में घोंप दिया। जूलिया की चीखों की आवाज़ पूरे कमरे में गूंजने लगी। वो जल रही थी। आहिस्ता आहिस्ता उन चीखों की आवाज़ बुलंद होने लगी। उसकी जली हुई राख ज़मीन पर पड़ी हुई थी। अनुशे ने नफ़रत से उसकी जली हुई राख को देखा और बाहर आ गई। वो नेहा के पास गई। नेहा खून में लथपथ पड़ी हुई थी। उसकी सांसें अभी चल रही थीं। अनुशे, मैं आयरा को नहीं बचा पाई, जूलिया ने उसे मार दिया।
مجھے معاف کر دو نیہا، یہ سب کچھ میری وجہ سے ہوا ہے۔ نہ میں تم لوگوں کی دوست بنتی، نہ ہم یہاں پر آتے، اور نہ ہی یہ سب کچھ ہوتا، اور آج تم سب زندہ ہوتی۔ انوشے نے نیہا کا ہاتھ پکڑ کر روتے ہوئے کہا۔ ایسا مت بولو انوشے، شاید ہماری موت یہیں پر لکھی تھی، تم رونا بند کرو۔ اتنا کہہ کر نیہا کی آنکھیں ہمیشہ کے لیے بند ہو گئیں۔ انوشے کو روبی کا خیال آیا۔ وہ جلدی سے اٹھی اور بھاگتے ہوئے لائبریری میں گئی۔ سامنے روبی کی لاش پنکھے کے ساتھ لٹک رہی تھی۔ انوشے وہیں بیٹھ کر رونے لگی۔ وہ اٹھی اور حویلی سے باہر آ گئی۔ دن کے اجالے چاروں طرف پھیلنے لگے، بارش ہٹ چکی تھی، موسم بھی صاف ہو چکا تھا اور جولیا اپنے انجام کو پہنچ چکی تھی۔ ایک نئی اور خوشگوار صبح انوشے کا انتظار کر رہی تھی، لیکن اسے کوئی خوشی محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ وہ اپنے ماں باپ کی طرح اپنے دوستوں کو بھی کھو چکی تھی۔ اب اسے باقی کی زندگی اسی گلٹ کے ساتھ گزارنی تھی کہ اس کی دوستوں نے صرف اس کی وجہ سے اپنی زندگیاں گنوائی ہیں۔